मिल गया है, आपको एक आइडिया लग गया है, लेकिन फिर भी हम इसको एक अभी बड़े रूप में देखें, एक पार्ट है। तो बड़ा रूप जो है वो बड़ा मज़ेदार है, सब लोगों को पसंद होगा, वो है पैसा। पैसा ऐसी चीज़ है जो सबको पसंद होती है। और ए, दुनिया में मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुफ्त मिलती है, उसके लिए हम लोग पे करते हैं। अगर हम पे नहीं करते तो कोई और हमारे लिए पे कर रहा होता है, वो किसी भी रूप में कर रहा होता है, चाहे समय के रूप में, चाहे पैसे के रूप में। इस बात से ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी वैल्यू को समझें। अब बात करते हैं पैसों की। तो पैसा वो चीज़ है जो आपकी ज़रूरतों से लेकर आपके शौक़ को पूरा करता है, मेजरली। हर चीज़ तो नहीं, हम कहावत सुनी होगी ना कि पैसा बहुत कुछ होता है पर सब कुछ नहीं होता, बट वो बहुत ज़रूरतों को पूरी करता है। पैसे को हम सिर्फ जेब में रखना नहीं चाहते, उसको अगर हम दिमाग से यूज़ करें तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं और आने वाले समय के लिए एक मजबूत इकोनॉमी अपने लिए खड़ी कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी थोड़ा थोड़ा सबको समझ में आती है? प्योर हिंदी प्योर इंग्लिश चले? थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आती है ना? ठीक है। सोचो कि अगर सब कुछ आपको फ्री में मिल जाए तो कैसा होगा? क्या कोई कुछ काम करना चाहेगा? कुछ मज़ा आएगा लाइफ में? नहीं आएगा। तो हमें मेहनत करना है, मेहनत से पैसा कमाना है, और वो जो पैसा कमाते हैं उससे हम कोई भी चीज़ लेते हैं। कहते हैं ना कि पैसे की चाय जो होती है, मेहनत के पैसों की जो चाय होती है, वो हमारे मिठाई से भी मीठी होती है, ऐसा हमें लगता है। तो आज हम बेसिकली यही बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसा हमने सब लोग जानते हैं पैसा क्या होता है, बचपन से में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पैसे का एक पार्ट और होता है फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय साक्षरता। फाइनेंस मतलब वित्तीय, ठीक है। अब इस साक्षरता के बारे में हम पार्ट 2 वाइज जानेंगे। पहले सबको पता है वित्तीय साक्षरता क्या होती है? वित्तीय साक्षरता का अर्थ है कि धन और वित्त, वित्त मतलब फाइनेंस, धन और वित्त का सही उपयोग, उसको कैसे कमाएं, कैसे खर्च करें, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, उसकी बजटिंग कैसे करें, हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, लोन्स में होता है या फिर हमें बीमा कराना है, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, ये सारी चीज़ें वित्तीय मैनेजमेंट के थ्रू आती हैं। तो हम उसी को जानेंगे। स्लाइड, ये वही इंट्रोडक्शन था कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है जो हमने अभी बात करी। इसको पैसों को हमें समझदारी से कैसे खर्च करना है, क्या है, वो सारा पार्ट हम अब कवर अप करेंगे। नेक्स्ट, पैसे का महत्व और मानसिकता। सही मानसिकता से धन प्रबंधन आपकी सफलता की कुंजी है। इसको हम थोड़ा सा और बेटर समझते हैं कि कई बार लगता है कि पैसे जो है वो हमारे अवसरों को कमज़ोर करते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमें जो मौके मिल रहे हैं शायद उतने नहीं मिल पाते, ऐसा हमारी मानसिकता में है। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो ये है कि पैसे हम सब लोगों को कभी ना कभी मिल जाते हैं, कम ज़्यादा। अगर हम उनका उसका प्रबंधन सही नहीं आता, मैनेजमेंट सही नहीं आता पैसों का, तो हम अक्सर जो है वो मौक़ों को छोड़ देते हैं। वो मौके जो हमें मिले उनको हम सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं आपको 2-3 एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग सब 1820 को तो आई थिंक ज़्यादा आपको याद नहीं होगा। 2007-8 में एक वर्ल्ड रिसेशन आया था, आर्थिक मंदी आई थी दुनिया भर में। उसमें लाखों नौकरियां चली गई थी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। क्या वो उस समय पैसा दुनिया से गायब हो गया था? और दुनिया जो है मंदी की चपेट में थी, बहुत चीज़ें महंगी हो रही थी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जहाँ पर लोग विफल हो रहे थे आर्थिक रूप से। क्या उस समय पैसा दुनिया से गायब हो गया था? नहीं। उस समय लोगों ने जो अपनी आदत बनाई थी वो थी पैसा खर्च ज़्यादा करने की, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट ना करने की, कर्जा करने की। प्लास्टिक मनी के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होंगे, सुना होगा। क्रेडिट कार्ड, उसको हम प्लास्टिक मनी कहते हैं कि हमने आज खर्च कर दिया, हम कल देखेंगे कैसे चुकाना है। और जब वो बढ़ जाता है और जब बहुत सारे लोगों पे बढ़ जाता है तो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बैंकिंग होती है, गवर्नमेंट होती है, वो कहीं डाउनफॉल में आती है, क्योंकि आपने तो खर्च कर दिए और उस पैसे को आपने लौटाया भी नहीं, तो उनके पास तो पैसा कम हो गया ना जिन्होंने आपको दिया था। तो उस वजह से वर्ल्ड रिसेशन चला था। तो गवर्नमेंट ने फिर उसको मैनेज किया। तो हम वही कर्ज लोन पर आते हैं। इसको हम दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि जनरली सबको पॉकेट मनी मिलती होगी, जो कमा रहे हैं वो कमा रहे होंगे थोड़ा बहुत, या पॉकेट मनी सबको मिलती होगी या बचा लेते होंगे कहीं से पैसे।
तो अगर आपके पास 5,000 रुपये आते हैं और उसमें 4,500 रुपये आप खर्च कर देते हो, तो बाकी 500 आपके किसी काम के हुए? कोई आपको काम आया तो आप उसको कहीं ज़रूरत पे लगा सकते हो पैसे 500, और आपको 2,000 का काम आ गया तो फिर आप क्या करोगे? उधार लेना पड़ेगा। तो अगर हम 4,500 जो हमने खर्च किए थे उसको अगर हम मैनेज करते, प्रॉपर तरीके से खर्च करते, तो शायद उसी में से हम 2,000 रुपये भी बचा सकते थे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल जो लाइव आपने देखा होगा, जो मैंने आर्थिक मंदी का बताया, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कोविड। कोविड के समय में बहुत लोगों ने तो बहुत मज़े किए और बहुत लोग बहुत परेशान हुए। परेशान होने वाले लोग कौन थे? जिनके पास, इसके अलावा दूसरे, जिनके पास पैसे थे पर उन्होंने कहीं मैनेज नहीं किया था। आज हमारी सैलरी 10,000 आती है और हम 10,000 खर्च कर देते हैं, तो पैसे तो हमारे पास आते हैं ना, या कोई डेली वेजेस में होता है, पर उनको मैनेजमेंट नहीं था, इसलिए वो परेशान हुए। वो बिजनेसमैन भी थे, वो जॉब वाले भी थे, पर अगर उनके पास वो सेविंग उन्होंने करी होती, वो इन्वेस्टमेंट कहीं किया होता, तो शायद वो उतने परेशान नहीं होते। और जॉब जिनको बोल रहे हो कि पैसे वाले जिन्होंने मैनेज किया वही परेशान नहीं हुए, वो समस्या से भी निकल गए। नेक्स्ट, तो इसको हम समझेंगे आगे कैसे। बजट बनाना और आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर भविष्य सुरक्षित करना। हम जो कमा रहे हैं, अभी आप लोग उस एज में नहीं हो कि आप कमा रहे हो लेकिन आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो एज एन आपकी इनकम ही है। अभी उस इनकम को, उस पॉकेट मनी को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, उसका बजट बनाते हैं हम लोग कभी, कि हमें पूरे महीने में कैसे खर्च करना है। जो खर्च करना चाह रहे हैं, क्या वो ज़रूरत की चीज़ है या शौक की चीज़ है? क्या उस खर्च करने से हमें कोई फ़ायदा होगा, हमारा शौक पूरा होगा? हमें, अगर हमारी जेब में 500 रुपये और दोस्तों के साथ हम बाहर निकल गए, हम 500 रुपये खर्च करके आ जाते हैं खाने पीने में, इन सब चीज़ों में, क्या वो ज़रूरत थी? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने शौक पूरे ना करें, पर क्या वो ज़रूरत थी? नहीं। अगर ज़रूरत भी थी दोस्तों के साथ हमें टाइम स्पेंड करना, तो क्या वो 500 रुपये की चीज़ जो हमने कहीं कुछ भी खा के किया, क्या हम 200 रुपये में कुछ और खा के मैनेज कर सकते थे? वो टाइम स्पेंड कर सकते थे ना। कई लोग होते हैं चाय पर 2 घंटे बिता देते हैं, 5-5 रुपये की चाय पर। कई लोग होते हैं 500 रुपये का कुछ मंगाते हैं, तो हम उसको 200 रुपये में भी अगर खर्च करते तो 300 रुपये हमारी सेविंग हो जाती। तो अभी हम सेविंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम बजटिंग की बात कर रहे हैं कि बजट में हम लोग कैसे करें। गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, आप सबके घरों में बजट बनता होगा, पता नहीं होगा बजट टर्म देना है, पर बजट बनता होगा। किसानी का पैसा आया, जनरली फार्मर फैमिली से हो आप लोग, तो किसानी का पैसा आया तो पापा आके सारा पैसा खर्च कर देते हैं। उनको पता होता है कि मुझे अगली जो फसल उगानी है उसके लिए इतना पैसा रखना है, मुझे बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा बचाना है, ठीक है, कुछ और शादी ब्याह या उनके कुछ और चीज़ें होंगी जो ज़रूरत की आगे की होंगी, उसके लिए इतना पैसा बचाना, उसका ये पैसा बचा और इस पैसे से मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। कई बार उसको लिमिटेड भी कर लेते हैं कुछ खर्च को, होता ना कि अभी इसको अभी नहीं कर रहे, बाद में देख लेंगे। कपड़े अभी जो 4 जोड़ी है तो 5वां सिलवाने की क्या ज़रूरत है, दिवाली पे देखेंगे, नए साल पर देखेंगे, वो चीज़ों को टालते हैं क्योंकि उनका बजट अभी फ्रेम नहीं कर रहा है। तो बजटिंग हमारी अब बहुत कंपलसरी है। जब तक हम बजट बनाना नहीं सीखेंगे कि हमारे पास 5,000 रुपये आए, उसमें से हमें 2,500 रुपये अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करना है। लगभग हम मानते हैं 50% अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करना है, 25% जो है वो हमें सेविंग करनी है, और बाकी 25% जो है उसको हम अपने शौक के लिए रख सकते हैं। वो शौक हो सकता है मुझे बाइक लेनी है, तो बाइक के लिए भी हम रख सकते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है इमीडिएट कोई शौक हो, मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मुझे कुछ अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना है, मूवी देखनी है, बेसिक यही शौक होते हैं। तो बजटिंग आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट, बचत और निवेश। बजट में जो हमने पैसा बताया था 25%, तो उसको हमें सेविंग करनी है। क्या पैसा बचाकर हम उसको बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकता है। क्या उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? आज आपने 100 रुपये बचा लिए, उस 100 रुपये को आपने ले जाके अपने घर की एक जगह पर अलमारी में या किसी डिब्बे में रख दिए, 10 साल बाद खोलोगे तो क्या उसकी वैल्यू बढ़ गई? तो बचत करके हम पैसा बढ़ा सकते हैं? नहीं। इन्वेस्ट करके, बचत करके हम पैसा नहीं बढ़ा सकते, ना ही उसकी वैल्यू बढ़ा सकते, क्योंकि आज जो चीज़ 100 रुपये में आ रही है, क्या वो चीज़ 10 साल बाद 100 रुपये में आएगी?
नहीं आएगी ना, लेकिन हमारे पास 100 रुपये वही है ना आज वाले और 10 साल बाद वाले। तो सिर्फ सेविंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसके साथ इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे कर सकते हो, आप लोग जिस एज में उस एज में आप आरडी कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, या और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे बाद में। तो वो बहुत सारी चीज़ होती है जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं हम। इन्वेस्टमेंट में बेसिक अगर सेविंग अकाउंट में जाते हैं तो हमें सर्टेन रेट ऑफ परसेंट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। उसको हम कंपाउंडिंग कैसे बनाएं? मान लेते हैं कि बैंक हमें ऑन एन एवरेज 6% का सालाना ब्याज देती है, तो 6% को हम आगे कैसे बढ़ाएं कि वो हमें 8% हो जाए, 10% हो जाए। ये प्लानिंग होती है इन्वेस्टमेंट की। सेविंग भी अगर हम बैंकिंग सेविंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा हमें इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है, लेकिन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई और इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, जैसे कि आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, सुने हैं नाम, SIP, एक मंथली प्रोग्राम होता है जिसमें हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम SIP बोलते हैं, जिसमें हम मंथली कुछ अमाउंट डाल सकते हैं जो कि बाजार के अकॉर्डिंग चलता है। जो मार्केट होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, मार्केट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है। NSE BSE बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट होता है। तो उससे हमारा एक रिस्क थोड़ा सा रहता है, लेकिन वहाँ पर पैसे बढ़ने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट। ऐसे ही एक और सिक्योर वे होता है RD, रिकरिंग डिपॉजिट। आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि डायरी वाला सिस्टम चलता है, डाक खाने वाले आते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले 50-100 रुपये रोज ले जाते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि उनको 1000 रुपये महीने का देते हैं तो साल का कितना हुआ? 12,000। हमने 1000 रुपये महीना हम निकालने में पता चला हमें 30 रुपये रोज होते हैं। 1000 रुपये महीना लगभग होता है 30 रुपये रोज। अगर हम 30 रुपये रोज निकाल रहे हैं और वो 30 रुपये हमसे रोज ले जा रहा है और महीने का 1000 हुआ और साल का कितना हो गया? 12,000। हमें पता भी नहीं चलेगा 30-30 रुपये करके हमने 12,000 जोड़ लिए, और वो 12,000 रुपये हमें इंटरेस्ट कौन दे रहा है? डाक खाना, पोस्ट ऑफिस। वो जब हम एक साल बाद देखेंगे तो मे बी वो 13,000 या 13,000 से ऊपर की रकम हो चुकी होती है। तो हमारा फ़ायदा जो है वो 1,000-1,200 रुपये का अपने आप हो गया। ये मैं आपको एक एज एन परसेंटेज एग्जैक्ट नहीं बता रहा, क्योंकि मार्केट सिनेरियो पे अप डाउन होता रहता है। हो सकता है वो 800 भी हो सकता है 1000 भी हो, बट आपको 800-1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले। हम ये मोटा मोटा मानते हैं कि हमने 11 महीने रिकरिंग करी और 12वें महीने की जो EMI थी, डिपॉजिट था, वो अब बैंक ने हमें दे दी। अगर हमने 11,000 दिए 11 महीने, तो 12वां महीने हमें उनकी तरफ से पैसा मिल गया, तो एक इंस्टॉलमेंट फ्री हो गई हमारी। ऐसा करते हैं तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे चलता है, इसलिए ये हमें ज़्यादा अमाउंट क्यों मिला? यही 12,000 रुपये आप अगर अपने सेविंग अकाउंट में रखोगे तो आपको वो 800,000 रुपये नहीं देंगे, लेकिन इन्होंने दे दिए, वो भी टुकड़ों में लिख लेके, एक साथ भी नहीं लिया। जो क्योंकि 11वां महीने वाला जो पैसा था वो 11वें महीने में उनको मिला, फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों का अंतर उन्होंने एक एवरेज बना के आपको दिया, जो कि मोर देन सेविंग अकाउंट आपको मिलता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट में काउंट होता है। हम कुछ एग्जांपल्स, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे सिनेरियो देखे गए हैं जो कि 80s के आसपास के 90s के आसपास थे, जब हमारा शेयर मार्केट इंडिया में इंट्रोड्यूस तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ना चालू हुआ था। उस बढ़ने समय पर जिन लोगों ने कहीं 5,000, 10,000, 20,000 इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज वो सारे लोग करोड़पति और अरबपति हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी ने 2000, आपकी एज में बात करता हूँ, 2001 में या 2005 में 5,000 रुपये के इन्वेस्ट किए और 2040 में आप करोड़पति हो गए उस 5,000 से? ये इन्वेस्टमेंट है। रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट में, बट रिस्क अगर आप प्रॉपर रीडिंग के साथ करें तो वो रिस्क अपने आप बहुत कम हो जाता है और वो पैसा अपने आप बढ़ जाता है। यानी हम उतना मेहनत नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, हम अपने दूसरे काम में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो अपने आप बढ़ रहा है, वो खुद की मेहनत खुद कर रहा है। उस पैसे को बढ़ाने के लिए बाकी और लोग मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो किया वो किसी कंपनी में था और वो कंपनी अपने आप को बढ़ाना चाहेगी। हम बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें, गूगल हो गई, फेसबुक हो गया, या टाटा हो गई, अडानीज हो गए, अंबानीज हो गए, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और हम लोग इनकी कंपनियों में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये अपनी कंपनी को जब बढ़ाएंगे तो हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट, डिजिटल बैंकिंग और भुगतान प्रणाली। डिजिटल बैंकिंग के बारे में सब लोगों को पता है।
इंटरनेट ऑनलाइन जिसको हम इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग बोलते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, यूपीआई, ये हमारे क्या बेनिफिट दे रहे हैं आज की डेट में हमें ये? तो उस बेनिफिट का ये है कि एक तो हमने अकाउंट को ओपन करवाया, अकाउंट में पैसा रखा, वहाँ वो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब हमारा टाइम भी बच रहा है इस डिजिटल बैंकिंग से। हमें कोई बिल, फ़ोन का बिल देना है, हमें रिचार्ज करवाना है, हमें बिजली का बिल भरना है, हमें पेट्रोल भरवाना है, तो जो बैंक्स होती हैं, जो कार्ड्स होते हैं, वो हमें रिवार्ड पॉइंट्स भी देते हैं, वो हमें कैशबैक भी देते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा वहाँ भी बच जाता है। होता है ना कि 5 रुपये बच गए, 2 रुपये वापस आ गए, 10 रुपये आ गए, तो थोड़ा थोड़ा पैसा हमारा इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बच रहा है, प्लस हमारा टाइम बच रहा है, तो उस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो डिजिटल बैंकिंग के अपने फ़ायदे हैं। इसके अलावा इस डिजिटल बैंकिंग में हम 2-3 चीज़ और हैं, जैसे कि सुरक्षा को लेकर भी हम बात कर सकते हैं, जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये इसके नुकसान है, तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हम किसी के साथ अपना OTP शेयर ना करें, अपना UPI पिन किसी को ना बताएं। हमें जो ऑथराइज वेबसाइट्स होती हैं, ऑथराइज ऐप्स होती हैं, उन्हीं के थ्रू हम ट्रांजैक्शन पर जाएं। हम किसी भी जगह अपनी कार्ड डिटेल्स ना डालें, बैंकिंग डिटेल्स ना डालें, अदरवाइज जो हमारा सेव किया हुआ पैसा है वो किसी और के खाते में पहुंच जाएगा। अगर ऐसा किसी के साथ धोखाधड़ी हो जाती है तो क्या करना चाहिए उसके लिए? साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर हम कॉल करके या ऑनलाइन रिपोर्ट करा सकते हैं। नियरेस्ट आपका थाना होता है या फिर साइबर थाना जो होता है, वहाँ पर रिपोर्ट करा सकते हैं। तीसरा, बैंकिंग को इन्फॉर्म करना है, उनको लेटर देना है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ और ये पैसा अगर हमारी गलती से हुआ तो उनको बताना है, नहीं भी हुआ हमारी गलती से तो उनको ये भी बताना है कि हमारी गलती से नहीं हुआ। इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये है कि आपका एक रिकॉर्ड बनता है, और वो रिकॉर्ड जब बहुत ज़्यादा होता है तो गवर्नमेंट के ऊपर आता है कि इतने साइबर फ्रॉड्स हुए और इस मीडियम से हुए, इस तरीके से हुए, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी बनाती है। तो हम कहते हैं कि हमारा पैसा तो वापस नहीं आएगा, जनरली हम मान लेते हैं कि 2-5 हज़ार रुपये हमारा पैसा वापस नहीं आएगा, चला गया तो। बट कई बार वो पैसा वापस भी आता है, और गवर्नमेंट के पास जब डेटा बन जाते हैं, रिकॉर्ड्स बन जाते हैं कि इतने फ्रॉड हो गए, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ, तो वो एक पॉलिसी भी बनाती है। उसी पॉलिसी के थ्रू तहत बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जिसमें हमारा सिम कार्ड हो गया, वेरिफिकेशन होने लगे, KYC होने लगे, विदाउट आधार OTP नहीं मिलता सिम कार्ड, हर कोई किसी के नाम पे नहीं ले सकता ना। आप बहुत टाइम बंद रखो तो वो KYC के लिए बोलते हैं। बैंकिंग में भी ऐसा हो गया कि आपका खाता बहुत दिनों तक नॉन ऑपरेटिव है, तो वो आपको KYC करते हुए उसको फ्रीज कर देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बैंकिंग फ़ायदे सुरक्षा के तहत हमें देखना भी है। नेक्स्ट, कर्ज और उधार प्रबंधन। कर्ज एक साधन है जिसे समझदारी से उपयोग करें। अब आपने पैसा बचा लिया थोड़ा बहुत, अब आपको कोई ज़रूरत आई तो आप क्या करते हैं? बचा लिया या नहीं बचाया, दोनों कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं? उस पैसे को कोई ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं? कर्जा लेते हैं, बैंक से लेते हैं, दोस्त यारों से लेते हैं, परिवार से लेते हैं। कर्जा लेने की स्थिति कौन सी होनी चाहिए, या हम किस स्थितियों में कर्जा लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी में लेते हैं, लेकिन हम आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि इमरजेंसी में लेते हैं। अगर मैं आपके एज ग्रुप की बात करूं तो जनरली ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है, अपने शौक पूरे करने, और हम अपना कर्जा ले लेते हैं। ये इमरजेंसीज नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपको 100 रुपये देता हूँ और बोलता हूँ स्टेशन जाना, आप जिस लोकेशन पे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके पास 100 रुपये है और आपको स्टेशन जाना, आप क्या करेंगे? गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे। जिनके पास गाड़ी है, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो टेम्पो से जाएंगे। तो टेम्पो से जाके हम बचा सकते हैं, ये हमारा मैनेजमेंट है। या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है ऑटो से जाना। अगर टाइम है आपके पास, पैदल भी जा सकते हैं, पास है तो पैदल भी जा सकते हैं। तो वो पैसा हम बचा सकते हैं। वो हमें देखना है कि हम कौन सी जगह खर्च कर रहे हैं, कौन सी जगह बचा रहे हैं। और अगर नहीं हम बचा रहे हैं तो हमें कर्जा लेना ही पड़ेगा। कर्जा अगर हम अपनी शिक्षा के लिए लेते हैं, हेल्थ के लिए लेते हैं, अपने बिजनेस के लिए लेते हैं, इट्स ओके, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा। वो आपका कर्जा जो है वो भी एक इन्वेस्टमेंट की तरह हो गया। लेकिन अगर हम अपने शौक पूरे करने के लिए कि यार घर में मज़ा नहीं आ रहा, AC लगवा लेते हैं, मेरी बाइक पुरानी हो गई, नई बाइक ले लेते हैं, जो आजकल चल में आ गया है। बड़े लोग लोन पर कम चीज़ें उठाते हैं,
और जो लोन पर उठाते हैं वो उठाते हैं बिजनेसमैन, क्योंकि उनको पता है कि वो 1 लाख रुपए की अगर मैं कार या बाइक उठाऊंगा कैश में और 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊंगा तो जितना इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उससे ज़्यादा अर्न कर लूँगा, तो वहाँ EMI चलती है। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने जब कर्जा लिया तो क्या आपकी मैनेजमेंट है कि लौटाना है मुझे? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे कितना कर्जा लेना है किसी से, या मैं कितने की कोई EMI बांध सकता हूँ? कर्जा 2 तरह के बताए थे ना, एक बैंकिंग वाले होते हैं, नॉन बैंकिंग होते हैं, पर्सनल होते हैं। दोनों ही कर्जे को हम लौटाने की कोई स्थिति कभी नापते हैं? मुझे ज़रूरत पड़ी 5,000 रुपये दे दे भाई, उसने 5,000 रुपये दे दिए। अब आपने सोचा मैं इसको 5,000 लौटाऊंगा कैसे? कमा के। क्या आपकी अभी कमाई उतनी है कि आप 5,000 लौटा सकते हो इनको? आपकी कमाई उतनी नहीं है अभी कि आप 5,000 लौटा सकते हो, तो आप आगे के लिए कैसे सोच सकते हो कि मैं इनको कमा के लौटाऊंगा? सेविंग इन्वेस्टमेंट आपका है ही, लेकिन उसके अलावा आपको अभी हायर स्टडीज़ में जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई के लिए आपको 2 लाख रुपए फीस लग रही है। तो हम जो लोन लेंगे पहला तो हमें डिसाइड करना है कि लोन किससे लेना है। एजुकेशन लोन गवर्नमेंट देती है, वो ज़्यादा इजी रहेगा या किसी व्यक्ति से लेना ज़्यादा इजी रहेगा? इंस्टीट्यूशन से लोन लेना ज़्यादा इजी रहेगा ना, क्योंकि वहाँ पर वो हमें सुविधा क्या देते हैं कि जब तक आपकी एजुकेशन हो रही है, जब तक आपको रिपेमेंट नहीं करना है, आफ्टर उसके आपको रिपे करना है जब आपकी जॉब या बिजनेस में आप आ जाओ। फ्रॉम द फर्स्ट डे आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। सेकेंडली, जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है। हम जब किसी और से लेंगे एजुकेशन के लिए तो वो आपसे इंटरेस्ट रेट लेगा और वो आपसे पहले ही पैसा मांगने लगेगा, आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई इससे पहले, जबकि आप कमा ही नहीं रहे हो। अब उसी तरह से अलग अलग लोन्स होते हैं, उन अलग अलग लोन्स के लिए हमें अलग अलग चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हम लोन किससे लें, कितना लें, और लेते समय क्या हमारी रीपेमेंट की क्षमता है। क्योंकि अभी एक सिस्टम और बन गया है सिविल, सब लोग अवेयर होंगे आई थिंक इससे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जितने भी आपके हम लोग हैं, आप लोग हैं, इंडिया के जितने भी रहने वाले लोग हैं, उनका एक स्कोर बनता है सिविल स्कोर, जो कि गवर्नमेंट के अंडर में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के टाइप से जनरेट होता है। आप कोई भी लोन लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, उसका वो सिविल इम्पैक्ट करता है। आप उसको टाइमली रिपेमेंट करते हो, सिविल स्कोर आपका बढ़ता है। आप रिपेमेंट नहीं करते हो टाइमली, समटाइम्स होता है कि बहुत लोगों की सिचुएशन होती है कि EMI की डेट है 5 तारीख और उनकी सैलरी आ रही है 10 तारीख को, तो वो कहते हैं कि 5 को बाउंस हो जाए, 10 को हम इसका जो चार्ज है, एक्स्ट्रा चार्ज है, बाउंसिंग चार्ज, वो लगा के हम 11 या 12 में जमा कर देते हैं। क्या उससे सिविल स्कोर इम्पैक्ट होगा? होगा, क्योंकि आपने जवाबदारी कौन सी तय की थी? 5 तारीख। आपने 12 को पैसा दे दिया, उसकी पेनल्टी भी दे दी, पर स्कोर तो इम्पैक्ट हुआ ना, क्योंकि आप अपने वचन से हटे, लेट पूरा किया आपने अपने वचन को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो हमें बैंकिंग से ही बोलना है कि आप हमारी एक EMI जो है वो 1 मंथ बाद चालू करें, या फिर हमें ऐसा मैनेजमेंट करना है कि अगली 5 तारीख के पास हमारी सैलरी लास्ट हो जाती है तो हम एक एडवांस EMI अपने अकाउंट में डाल के रखें ताकि वो 5 तारीख को निकल जाए। इन शॉर्ट, अगर उसके बाद भी कोई ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ नहीं कर सकते तो वहाँ हम किसी पर्सन टू पर्सन 5-10 दिन के लिए उधार ले सकते हैं कि आपने 2 तारीख को लिया और मैं 10 तारीख को आपको रिटर्न कर दूंगा या 12 को रिटर्न कर दूंगा। 10 दिन के लिए आप किसी से उधार ले सकते हैं। तो आपका एक तो स्कोर खराब नहीं हुआ, दूसरा जिस व्यक्ति को आपने टाइम पे अगर 12 को लौटा दिया तो उसके साथ आपका व्यवहार भी अच्छा हो गया, और जो पेनल्टी चार्जेस आपके लगे थे, जो 200-300-500 रुपये आपके लगे थे, वो पैसा भी आपका बच गया। तो यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हमारी नीयत बहुत अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने की वजह से हमारा स्कोर भी खराब हुआ और हमारा पैसा भी ज़्यादा निकल गया। नेक्स्ट, टैक्स और बचत। टैक्स के बारे में सब लोग अवेयर होंगे, अभी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप टैक्स पेयर हो या नहीं हो। क्या GST होता है और इनकम टैक्स, हाउस टैक्स होता है, टोल टैक्स होता है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो छोटा सा ब्लेड हो, ब्रश हो, टूथपेस्ट हो, से लेकर कार हो, हवाई जहाज हो, हर चीज़ के ऊपर एक टैक्सेशन लगता है।
तो हम दिन भर जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हो, आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, जो गाड़ी खरीदी उसमें भी आपने टैक्स दिया, गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाया उसमें भी आपने टैक्स दिया। इस तरह से बहुत सारे टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। अब क्या उन टैक्सों को हम बचा सकते हैं? अगर हम बिजनेस में या जॉब में होते तो उन टैक्सों को हम बचा सकते थे। इनडायरेक्ट टैक्स को हम देना तो पड़ेगा ही, पर उसकी रिकवरी कैसे होगी वो एक अलग प्रोसीजर में आ जाते हैं। साथ ही साथ में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी हमें टैक्स में छूट देते हैं। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें एक लिमिट्स होती है कि हमने जीवन बीमा कराया, हमने स्वास्थ्य बीमा कराया, हमने ये पैसा यहाँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ होती है जहाँ पे गवर्नमेंट आपसे कहती है कि आपने चूंकि इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको यहाँ पर टैक्स रिबेट मिल रही है। गवर्नमेंट ने अपना एक सिस्टम बना लिया, उनको तो पता है कि आपको हर चीज़ कोई फ्री नहीं देनी। जो मैंने सबको स्टार्टिंग में कहा था कि आप रोड पर चल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं फ्री में चल रहा हूँ, पैदल चल रहा हूँ, तो लेकिन जो रोड जो बनी है वो आपके टैक्सों के पैसों से बनी है, तो कोई और पे तो कर रहा है ना, और आपने भी पे किया उसके लिए किसी किसी आइटम के थ्रू। अब उस टैक्स सेविंग को भी हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जानेंगे। पीपी भी आई थिंक उतना डीप में नहीं, पीपीएफ एनएससी वगैरह आप लोगों को नहीं आइडिया होगा। अभी आप लोग नियर अबाउट 18 ईयर्स हो, अभी एक नई स्कीम आई है गवर्नमेंट की, वात्सल्य योजना। अब मैं आपको एक मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ इस योजना से। अगर आप साल का 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो 50 साल में जब तक आप 60 ईयर के होगे तब तक कितना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? 40-50 हज़ार रुपये। वो 50,000 रुपये की रकम जब आप 60 साल के होगे तो कितने की हो जाएगी? और 50,000 भी आप टुकड़ों में कर रहे हो, एक साथ नहीं कर रहे, कितने की हो जाएगी? कोई लमसम आइडिया? वो 50,000 आपके कम से कम 40 से 50 लाख होंगे। यानी आपने एक छोटी छोटी बचत के थ्रू एक बड़ी बचत कर ली। इफ इन केस आपको कुछ हो जाता है तो पैसा आपके काम आएगा, मेडिकल इमरजेंसी में काम आएगा, आपकी फैमिली के काम आ सकता है। नहीं भी होता तो आपको वो पैसा पेंशन के रूप में भी मिल सकता है, आप उसको पेंशन में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। वो पेंशन आप जो 1,000 रुपये महीने 1,000 रुपये साल मतलब 100 रुपये महीने हम जो लगभग जमा कर रहे थे, वो हो सकता है हमें 60 साल बाद 15 या 20,000 रुपये महीना के रूप में प्राप्त हो। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स, हम स्कीम्स पे भी आएंगे। नेक्स्ट, इमरजेंसी फंड, आपातकालीन फंड से कठिन समय सुरक्षित। हम जो इमरजेंसी फंड बनाते हैं, जो सेविंग कर रहे थे उसी की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें से हम एक पोर्शन इमरजेंसी फंड के रूप में भी रखें कि कभी हमें इमरजेंसी आती है। मंथली इमरजेंसी क्या होती है, छोटी इमरजेंसी क्या होती है, बड़ी इमरजेंसीज क्या होती हैं, आर्थिक क्या होती हैं, उनके लिए हम कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं। कई बार होता है भगवान ना करे किसी के साथ, लेकिन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है। अगर वहाँ हमने छोटी सी एक पॉलिसी ली होती है हेल्थ की, जो कि शायद पूरी फैमिली को 7-8 हज़ार रुपये 10,000 रुपये में कवर कर देती है, तो वो आपका 5 लाख 10 लाख तक का बीमा कवर करती है और आपके हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते हैं। अदरवाइज आप खुद हॉस्पिटल में जाओगे तो क्या होगा, 2 लाख का बिल आपको देना पड़ेगा, पर लेकिन वही 10,000 रुपये से आपको पूरी फैमिली कवर अप हो गई। तो 10,000 अगर आपने 20 साल भी लगाए तो 2 लाख, और 20 साल में मुझे नहीं लगता है किसी की फैमिली में कोई कभी बीमार नहीं होगा या नहीं होता होगा। छोटी मोटी बीमारियां आती होंगी जहाँ पर वो हम हॉस्पिटल से रिकवरी कर सकते हैं और हमें पता भी नहीं चला। अदरवाइज एक साथ हम 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए कहीं हॉस्पिटल देने पड़ जाए तो हमारा पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। हम लोन भी ले लेंगे, कर्जे में भी आ जाएंगे। लेकिन छोटा छोटा अगर हम इन्वेस्टमेंट करते रहें, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही है, तो वहाँ कवर अप हो जाएगा। अगर आपकी नौकरी चली जाती है या बिजनेस में कोई घाटा पड़ जाता है तो क्या वो इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि आपने उतना पैसा बचा रखा है कि अगर मेरे पास 2 महीने जॉब नहीं है, 4 महीने जॉब नहीं है, तो मैं उस पैसे से अपना परिवार, अपना घर चला सकूँ या अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अगर मुझे फैमिली ने 4 महीने पॉकेट मनी नहीं दी तो एटलीस्ट मेरे अकाउंट में इतनी सेविंग है कि मैं अगले 4 महीने अपनी बेसिक नीड्स, अपनी बुक्स, अपनी कॉपीज़, कहीं आने जाने के लिए पेट्रोल, ये सब चीज़ें ले सकूं। और उन 4 महीनों में मैं कुछ प्लान कर सकूं रिलैक्स माइंड से कि मुझे अब आगे क्या करना है। अदरवाइज फ्रॉम द फर्स्ट डे आप पैनिक हो जाओगे, आपको सिर दर्द हो जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और आप परेशान हो जाओगे और अपनी आर्थिक स्थितियाँ ज़्यादा खराब कर लोगे। तो इमरजेंसी फंड भी बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट, इंश्योरेंस का बीमा, दुकान का बीमा, या किसी भी ऐसी जगह का बीमा या ऐसी चीज़ का बीमा जो हमें लगता है कि इसमें खर्चा हो सकता है। कई बार होता है कई लोगों की दुकान में सडन आग लग जाती है और उनका लाखों का माल जल के राख हो जाता है, लेकिन अगर उन्होंने बीमा कराया तो उनको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनी आएगी, इंस्पेक्शन करेगी, हाँ इतने का माल आपके यहाँ रखा था और वो उतना पैसा आपको दे देंगी। गाड़ी में भी होता है, अगर रोड पर चलते हुए कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी इसमें ख़राब हो जाती है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, अगर गाड़ी का बीमा है तो वो कंपनी आती है, इंस्पेक्शन करती है और उस गाड़ी का पैसा आपको दे देती है या सर्विस सेंटर पर दे देती है जहाँ से आप गाड़ी सही करवा रहे हैं, तो आप बचे। अदरवाइज क्या होता, आपने वो 1000 रुपये का बीमा नहीं कराया और 10,000 रुपये गाड़ी में लगा बैठे, हो सकता है वो साल में 2 बार आपके साथ हो जाए, लेकिन 1000 रुपये के बीमे से वो 2 बार आपका कवर अप हो गया, तो आपको हेडेक लेने की हेडेक नहीं है। तो जनरल इंश्योरेंस होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें एक हेल्थ भी होता है। हेल्थ और लाइफ पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि ज़िंदगी हमें नहीं पता कब हमारे साथ है कब नहीं है। अगर कल को कुछ हमें हो जाए, हमारी फैमिली नहीं वर्किंग में, जैसे कई लोगों ने बताया कि फादर वर्किंग कर रहे हैं, मदर नहीं कर रहे और लोग नहीं कर रहे, अगर उनका जो कमाने वाला व्यक्ति है उसके साथ कुछ हो जाता है, मेडिकली कुछ हो जाता है, मैं नहीं कह रहा डेथ ही हो गया, मेडिकली कुछ हो जाता है कि वो सक्षम नहीं है 1 साल कमाने के लिए, तो उनकी पूरी फैमिली इम्पैक्ट करेगी। लेकिन उनके पास अगर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को मैनेज कर पाएंगे, उनके बाद भी उनकी फैमिली सेटल डाउन रहेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सबके पास होने चाहिए। इसके साथ में हम बेसिक जो है जनरल इंश्योरेंस, लाइक गाड़ी का हो गया या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो शॉप का हो गया, ये बिजनेस ये इंश्योरेंसेस हमारे पास होने चाहिए ताकि हम आने वाली किसी भी परेशानी से लड़ सकें और हमें कोई बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम नहीं। नेक्स्ट, आर्थिक लक्ष्य बनाना, छोटे कदम बड़े लक्ष्य। आर्थिक लक्ष्य क्या होते हैं? हमारे सपने या हमारी ज़रूरत है। मुझे आज से 5 साल बाद कार खरीदनी है, मुझे 10 साल बाद एक घर खरीदना है, मैं एक एज का हो जाऊंगा जब मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है। ऐसे सभी के सपने होते हैं, आवश्यकताएं भी हैं, गाड़ी खरीदना ज़रूरत भी है, शौक भी है। आप दोनों ही पूरी पूर्ति कर रहे हो। आप घर खरीदना भी दोनों ही चीज़ों में आता है, एक बेसिक घर होना आवश्यकता है, एक लग्जरी घर होना शौक है। तो हमें शौक करना हो या आवश्यकता करनी हो, दोनों चीज़ें जो है वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से छोटे छोटे पॉइंट बना के हम कर सकते हैं। अगर मुझे घर खरीदना है तो मुझे पता है कि 10 लाख का घर आएगा और वो 20 साल बाद खरीदना है, तो मुझे हर साल कितनी बचत चाहिए? 20 साल में एक 10 लाख का घर खरीदना है तो मुझे हर साल कितनी बचत चाहिए? लगभग 50,000 रुपये। अब इस 50,000 को जोड़ के तो हम 20 लाख पे पहुँचेंगे, लेकिन अगर इसी 50 को हम 20,000 कर देते हैं और 20,000 या 25,000 करते हुए हम इसको 20 साल जोड़ते हैं तो हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा की रकम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं सही तरीके से। इन्वेस्टमेंट हम सीख कर आए ना, तो हम कम अमाउंट में भी बड़ी चीज़ खरीद सकते हैं और हमें ना लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, स्वरोजगार और व्यवसाय। ये वो चीज़ है जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जो लोग सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं। गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प करती है या फिर आपकी जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो भी आपको ही हेल्प करेंगी। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से हेल्प नहीं लेना चाहते या कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता, तब भी आप अपनी मदद अपनी बचत या अपनी इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं, मैं एक एग्जांपल जो पुरानी बातों को लेके भी है कि हमारे एक हैबिट होती है हमारी मम्मियों की या घर में जो लेडीज़ होती हैं उनकी, कि वो सब्जी लेने गई तो इसमें 20 रुपये बचा लाएं, मोल भाव करके सब्जी वाले से 5 रुपये कम करके 10 रुपये कम करके मैनेज करके बचा लाएं। वो 10-10 20-20 रुपये करके भी वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती। जो मैंने बताया था अभी कि आर्थिक मंदी आई थी 2008 में, उसमें भारत जो है वो इफेक्ट नहीं हुआ था, बावजूद उसके कि पूरी दुनिया से नौकरियां हट रही थी। उसका एक छोटा सा कारण ये भी था, जब पूरी दुनिया में नौकरियां नहीं थी, हम लोग उस समय जो सिस्टम में थे, जो हमारा, क्योंकि भारत जो है वो 70% ग्रामीण इलाकों में बसता है, जो 70% ग्रामीण इलाका है या मिडिल क्लास एरिया है, वो लोग जनरली जो सेविंग करती हैं लेडीज़, वो अपने घर में करती हैं, वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं जाती हैं।
तो वो जो पैसा था उस समय उन्होंने हमें बचाया था। किसी की जॉब गई, घर की लेडीज़ों ने बोला कि हमारे पास पैसा है सेविंग के लिए। ये कोविड में भी हुआ था। तो छोटा छोटा पैसा सेविंग करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि हमें अकाउंट में कितना रखना है, अपने पास कितना कैश इनफ्लो रखना है घर पर। इमरजेंसी में हम बैंक 3 दिन बैंक बंद है तो आप क्या करोगे, बड़ा पैसा नहीं निकाल सकते। अभी यूपीआई आ गया, डिजिटल आ गया है तो थोड़ी सुविधा हो गई, अदरवाइज पहले नहीं थी। पहले पासबुक या बैंक से निकलता था पैसा। तो वो उस समय वही था। 2008 के बाद हमारा डिजिटल क्रांति है तो यूपीआई के थ्रू हो गया, इसलिए हम बैंकिंग सिस्टम में जा सकते हैं। बट वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ने हमें वर्ल्ड रिसेशन से भी बचाया, हमें कोविड से भी बचाया। इंडिया इम्पैक्टेड नहीं हुआ। कोविड में भी जितना वर्ल्ड इम्पैक्ट हुआ था उतना वो इंडिया नहीं हुआ था। जो परेशानी आई थी, जो आपने बोला बिना पैसे वालों के साथ, वो परेशानी उनके साथ ज़्यादातर आई थी जो अपने घर से दूर कहीं जॉब करने गए थे। उनको घर लौटना है, साधन नहीं थे उनके पास, वहाँ से प्रॉब्लम मेजर स्टार्ट हुई थी। खाने पीने की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी मेजरली, क्योंकि लोग बांट रहे थे, लोग दे रहे थे। जिनके पास बिल्कुल प्रॉब्लम थी, नहीं ले सकते थे कहीं से, नहीं उनके पास डेली वेजेस वाले थे, उनको मिल रहा था। तो उस समय बहुत से लोगों ने सूक्ष्म व्यवसाय या स्वरोजगार इकट्ठे किए। स्थिति जो मैनेजमेंट था उसी की बात कर रहे हैं कि किसी के पास 500 रुपये थे, उसने 500 रुपये में उस समय एक छोटा सा कुछ व्यवसाय डाल लिया घर के लिए। मास्क बेचने स्टार्ट कर दिए, किसी ने कुछ और बनाना स्टार्ट कर दिया, घर में ही चल रहे हैं, बेच रहे हैं, छोटे छोटे काम करने स्टार्ट कर दिए। अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था और वो अपना एक छोटा सा बिजनेस वहाँ इस्टेब्लिश कर रहे थे तो वो लोग उससे उतना इम्पैक्ट नहीं हुए थे। तो हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि स्वरोजगार क्या होता है, उसको कैसे स्टार्ट करना है। हम किसी भी रूप में जॉब में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हम अपना बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट एक कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। जॉब भी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन जॉब में सिर्फ आप कमाते हैं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं कमाती। लेकिन बिजनेस अगर आपने इस्टेब्लिश किया और आपकी नेक्स्ट जनरेशन सही है तो वो भी कमाती है। बिजनेस करने से पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में जानना, सीखना। हमने अक्सर देखा है कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब भी अपने बच्चों को अपने सेटअप में लाते हैं, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं, उससे पहले वो उनसे कहते हैं कहीं जॉब करके आओ, किसी और कंपनी में सीख कर आओ। बड़ी बड़ी कंपनियां भी लेती है तो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स लेते हैं कि आपको इस माहौल में आदत है कि नहीं है। तो अगर हम जॉब भी कर रहे, बिजनेस भी करना चाहते हैं तो हम बेसिक ट्रेनिंग हमारे पास होनी चाहिए, बेसिक आइडिया होना चाहिए। और अगर जॉब अच्छी करना चाहता है, हमारा मन जॉब का है, कई सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बिजनेस से भी बहुत अच्छी है, हम उसमें भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप लोग दे सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी भी चीज़ में टिप में है, तो अब हम इसको विस्तार से समझाते हैं।